मेरे दो सवाल हैं, जैसा कि उन्होंने पूछा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। पहला सवाल सर ये है कि सॉन्ग्स और जो कहानी आगे बढ़ती है, दोनों बीच का रिलेशनशिप और एक गाइड दिमाग में बात आती है गाइड के बारे में, और गाइड के बारे में जो भी सॉन्ग्स हैं बेसिकली वैसे सॉन्ग्स हैं जो कि शायद डायलॉग में नहीं कहा जा सकता था, और मेनली जो गाइड के सॉन्ग्स हैं वो एडल्टर सॉन्ग्स हैं, एडल्ट्री की बात साफ साफ करते हैं कि या तो उसे नैना लागे हो जाए या तेरे मेरे सपने या एक रंग है। और सॉन्ग्स के बीच में जो सीन्स के सीक्वेंस है बेसिकली वो टोटली आउट एंड आउट एडल्टरस सीन्स हैं। सर ये क्या है कि अगर प्रोज में बातें कही जाती है, डायलॉग में बातें कही जाती है, लोगों के लिए डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है, और सॉन्ग्स में अगर वो बातें आ जाती है तो शायद लोग बचा लेते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं या पता नहीं क्या होता होगा। तो एक हंगामा होने का, जो स्कैंडल होने का चांस होता है, शायद वो नहीं हो पाता है अगर एडल्ट्री की बातें लेट 60s या अर्ली 70s में जो गाइड जबकि मूवी है उसमें अगर एडल्ट्री की बातें डायलॉग के माध्यम से होती तो शायद बचाने में लोगों को मुश्किल होता। बट सॉन्ग्स में बहुत खतरनाक तरीके से उस जमाने में बातें कही गई है, बट लोगों ने बचा लिया और गाने काफी हिट भी हो गए। सर ये कैसे वर्क करता है? सर हर एक चीज का एक रीजन होता है। गाइड में एडल्ट्री को कैसे जस्टिफाई किया? हर हस्बैंड वाज एब्यूसिव, वाज अ ड्रंकर, उसको मारता था। उस लड़की का इस गाइड से रोमांस हो जाता है क्योंकि वो घुटी हुई थी, वो डांसर थी। उसको उसके हस्बैंड ने जैसे पिंजरे में कैद रखा था, और एक दिन ये उस पंछी को लेके उड़ जाता है और कहता है कि डांस कर। और जब डांस कर दिए तो उसको अपने आप में जो खुशी मिलती है, या एंड दैट लीड्स टू एडल्ट्री। नाउ इट्स अ वेरी basic human emotion of falling in love with a person who sets you free. She is set free for that moment by the guide, and that's why that adultery is there. तो इस समाज में, किसी भी समाज में अगर अच्छा गाने से it becomes that adultery becomes more poetic. हाँ, it becomes more poetic. और जो एक 4 मिनट के गाने में आप दिखा दो, वो शायद डायलॉग में 10 मिनट लग जाए तो टाइम भी बचा लेते हैं। एक सवाल सर, जब आप बातचीत कर रहे थे अर्ली 90s, 91, 92, 93 इकोनॉमिक डिफॉल्ट का दौर इंडिया में आ चुका है, और उसके पहले का जो दौर है बिल्कुल पैरानॉइड का दौर है, कहीं पे सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा है, बाइनरीज है, येस और नो, ब्लैक और वाइट। और 91 के बाद इंडिया इज मोर विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, बेसिकली इनोवेशन के लिए तैयार है, इन्वेंटिवनेस के लिए तैयार है, एक मोरल एम्बिग्यूटी मतलब उसके लिए भी तैयार कहीं कहीं है। तो हाइंडसाइट में तो मैं भी बुद्धिमान हूँ सर, ये फोरसाइट आपके पास था क्या कि शायद इंडिया कुछ नए चीज़ों के लिए भी तैयार हो रहा है और इसमें ये एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं? नहीं, कॉन्शियसली तो नहीं था। कॉन्शियसली तो नहीं था, अनकॉन्शियसली शायद हुआ होगा, पता नहीं मुझे। बात आपने कही कि आप कहानी से कन्विंस थे, माइक की तरफ, माइक। तो उस वजह से अगर चलेगी नहीं चलेगी इसका डर दिमाग में नहीं था? नहीं था। पूछो, सवाल पूछो, खड़ा हो जाओ, रुक जाओ, तुम रुक जाओ। ये माइक दे दीजिए, उसमें बहुत आवाज आ रही है। मेरा नाम हुआ ममता तिवारी और मौलाना मजहरुल हक के स्टूडेंट है। सर, मेरे मन में सवाल चल रहा है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक बेस्ट कहानी लिखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? इसके लिए तो अब काम करेंगे, लेकिन बेस्ट कहानी आप किससे कहेंगे? सर, जिसमें इमोशन हो, थोड़ा उसमें ये मारधाड़ हो, और उसमें कॉमेडी भी हो, और लास्ट में कुछ जाते जाते फिल्म एंड होने के पहले कुछ शिक्षा दे करके चला जाए। मेरे ख्याल से ये बेस्ट कहानी होना चाहिए। बेस्ट कहानी आपके पास बेस्ट कहानी है कि नहीं, पहले उसकी जान पड़ताल कीजिए। जैसे मैंने बताया कि 4 दोस्तों को सुनाइए, 40 दोस्तों को सुनाइए, 15 दोस्तों को ईमेल में कहानी भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए,
और देखिए कि सब लोग की राय क्या है। अगर उसमें से 30 जन ने बोला कि कहानी बहुत अच्छी है तो फिर वो बेस्ट कहानी है आपके पास। अगर 15 जन ने कहा कि ये कहानी दूसरी कोई कहानी सुनाओ तो वो कहानी नहीं है, क्योंकि तरीका एक ही है ये जानने का कि लोग उसको अच्छे कहते हैं कि नहीं कहते। एक बुक छपती है जिसकी 10 लाख कॉपी बिकती है तो वो सुपरहिट बुक है। एक बुक छपती है जिसकी 5 कॉपी नहीं बिकती तो वो बुक फेल है। इसी तरह जो पिक्चर मैक्सिमम लोग देखते हैं वो पिक्चर हिट है, जो मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं वो पिक्चर फ्लॉप है। इसी तरह मैं कैसे पता करता हूँ, मैं जब नई कहानी लिखता हूँ जी तो मैं जो मिले उसको पकड़ के सुनाता हूँ, एक कहानी सुन, ये एक कहानी सुन। कोई बोलता है नहीं यार ये कुछ तो नया सुना हो गया, हाँ यार इंटरेस्टिंग है, ऐसा बोला कि बहुत समझ आने का, ये कहानी अब इसको आगे बढ़ाने लायक। तो एज ए प्रोफेशन आपको पहले अपने आप को पास करना है। जी अपने आप को पास कैसे करें आप? जी आपकी एग्ज़ाम खुद ने लेनी है, 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को सुना के कि भैया ये कहानी कैसे लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी कहानी है, नहीं अच्छी लग रही जी सर, तो क्या हम इसमें 4 लोगों को शामिल करके कहानी लिखेंगे, मतलब या फिर अकेले ही उस पूरी कहानी को लिख है। डालेंगे? लिखिए और बाद में 4 लोगों को सुनाइए। जी फिर वो 4 लोग वो अगर बोले कि हाँ तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी जी तो उनको भी शामिल कर लीजिए। जी। लेकिन क्यों बांटेंगे आप अपनी कहानी लोगों से? थैंक यू सर। नमस्कार रविंद्र, मेरा नाम सुमन सौरभ है। मैं MJMC पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। एक सवाल था आपसे, जैसा कि अभी आपने अपने कहानी में अपने जर्नी के बारे में बताया कि बाजीगर का जो प्लॉट है आपको एक नोवेल से मिला था। जी हम सभी लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन में होता है कि हम लोग सेलेक्टिव होते हैं। जी तो किसी कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, तो जब आपको किसी स्टोरी का प्लॉट मिलता है तो उस कैरेक्टर का या एक बेसिक या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा जिसका ज़्यादा आप पे प्रभाव पड़ जाता है, तो क्या इसका असर जो है स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान भी पड़ता है, स्क्रीन प्ले राइटिंग के दौरान भी पड़ता है? अगर ऐसा पड़ता है तो फिल्म में तो बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं तो उसके साथ तो न्याय पूरी तरीके से नहीं हो पाता होगा, लेकिन आपकी फिल्मों में दिखता है, स्क्रीन प्ले राइटर्स का योगदान हर जगह दिखता है। तो इसमें बैलेंस कैसे किया जाता है? जैसे एक कैरेक्टर पे आपका बहुत ज़्यादा मन है, आपको बहुत ज़्यादा उसने इन्फ्लुएंस किया है, प्रेरित किया है, तो उस पर तो जाहिर सी बात है एक ह्यूमन के रूप में बहुत ज़्यादा हमारा उस पर ध्यान होगा, बाकी और पे कम होगा। तो कैसे इसमें बैलेंस कैसे किया जाता है फिर? ये ना करके ये कैसे नहीं कर सकते हैं? भैया एक फैमिली में 4 भाई हैं। हाँ चारों भाई हैं, लेकिन एक भाई से थोड़ी सी ज़्यादा बनती है जी हैं, वो होता ही है। तो उस तो बाकी 3 भाई को कैसे बैलेंस करते हो? तो कैरेक्टर की अपनी डिमांड होती है। आप कैरेक्टर लिखना शुरू करोगे तो कहानी के हिसाब से कैरेक्टर आपको बोलेगा कि ऐसे चल, ऐसा कर। कैरेक्टर बात करता है, कैरेक्टर आपसे बताता है कि मैं ऐसा हूँ, तूने डिसाइड किया है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैं जैसे मेरे ओमकारा में लंगड़ा त्यागी है, तो लंगड़ा त्यागी को अगर मैं बोलूँ कि भाग लंगड़ा त्यागी उसके पीछे दौड़, तो बोलेगा अबे मैं लंगड़ा हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता। हाँ तो कैरेक्टर बताता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो जब आपको कैरेक्टर बताता है कि ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो वही कैरेक्टर आपको कहानी में उसी की तरह चलेगा, उसी की तरह बात करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपकी कहानी में 6 कैरेक्टर हैं तो 6 के 6 आपके फेवरेट होने चाहिए। क्यों पार्शियलिटी करेंगे एज ए राइटर? आप एक कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करेंगे, बाकी 5 को नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल योर क्रिएशन। आपके बच्चे हैं वो, 5 आपके बच्चे हैं, आपको 5 के ऊपर इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, जिसको हीरो बना के आपको चलाना है आगे, उसको चलाइए, उसको भेजिए पाकिस्तान और इंडिया को, और वो वहाँ पे बम मार के आ जाए। हमें ये मतलब ये है कि
राइटर डिसाइड करेगा कि मेरा कौन सा कैरेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। कैरेक्टर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग के टाइम में क्या ऐसा भी होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो है उसके लिए अलग अलग स्क्रीन प्ले राइटर जो है उसको हायर किया जाता है या नहीं, बिल्कुल ये सब कुछ ही अलग अलग को हायर नहीं किया जाता, सब खुद ही। कितने को बांटोगे आप पगार अपना? हाँ, मैं पीछे साइन करूँगा, साथ में साथ लाऊंगा, हायर कर दूंगा, बीवी निकाल देगी घर से। गुड आफ्टरनून सर, Good afternoon. मेरा नाम ऋषिराज है, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे स्टोरी लिखने टाइम क्या विजुअलाइज करके उसको स्टोरी लिखा जाए, मतलब स्क्रीन सोच के या फिर नॉर्मल कहानी जैसे? नहीं, सी आई विजुअलाइज द कैरेक्टर विजुअलाइज करता हूँ कि मेरा कैरेक्टर ऐसा दिखता होगा और उसकी ऐसी हरकतें हो, तो उसकी दिखावा, उसका कैरेक्टर किसको बोलते हैं। देखो, एक तो कैरेक्टर स्टडी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। कैरेक्टर कैसे बनाना है, उसकी फिजियोलॉजी यानी वो अपीयरेंस कैसा है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, ये सारी चीज़ें मिलके एक कैरेक्टर बनता है। और जब आपको उसका ये तीनों चीज़ें पता हो जाएंगी, भैया ये 6 फुट का है, इसका वजन 80 किलो है, और ये एक गरीब बाप का बेटा है, और ये इसकी समस्या, तो आपको बिल्कुल वो कैरेक्टर दिखने लगता है, और वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा वो भी दिखने लगता है। मतलब वो सोच के ही मतलब कहानी पूरा प्लॉट बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच के ही आपको जो कहानी आप लिखोगे, उस कहानी का जो कैरेक्टर है, फिर कैरेक्टराइजेशन बनाना पड़ेगा, उसका चित्रालेखन करना पड़ेगा। वो कैसे दिखेगा, कैसे बात करेगा, क्या डिफेक्ट होगी उसमें उसके ऊपर कोई इमोशनल बैगेज है क्या नहीं, उसकी माँ मर गई है, जिंदा है, उसका बाप मर गया है, जिंदा है, उसका बाप पुलिस वाला है कि पुलिस वाला नहीं है, अगर पुलिस वाला है तो घूस का है कि ऑनेस्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चाहे कहानी में आप यूज करें ना करें, लेकिन अगर आपको पता है तो कहानी में वो यूज होगा कि इस आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा उस बात पे आता है कि कोई कहेगा ये घुसका होगा बेटा है, वो यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, उस तरह से यूज करते हैं। तो थिंग इज मोर यू नो अबाउट योर कैरेक्टर। हमारे एक दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि भैया जब कहानी लिखते हो ना तो कैरेक्टरों के साथ उसी रूम में सोया करो, वो जहाँ सोते हैं उनके साथ सो जाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ बाथरूम जाओ, तो एक एक चीज़ पता चलेगी कि कैसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज गुंजन कुमार, एमजीएमसी पटना यूनिवर्सिटी। सर, आपकी बाजीगर जो मूवी आप बोले नोवेल से कहानी मुझे मिली, तो सर क्या एंडिंग या कुछ सीन जो होते हैं मूवी की जो कहानी होती है, जिस नोवेल से हम लेते हैं, क्या उससे प्रभाव पड़ता है कुछ सीन? अगर मैंने नोवेल पढ़ी, क्या उस मूवी की कहानी मेरी मूवी में झलक सकती है? अगर ये झलक है, इससे कैसे बचा जाए? कैसे बचा जाए यानी कैसे बचा जाए यानी अगर आपको कोई कहानी पसंद आ गई किसी ओटीटी नॉवेल से, उसकी ओटीटी बना सकते हैं आप, लेकिन एक ही बात है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी राइटर से। राइटर से परमिशन लिए अगर आप करेंगे तो कॉपीराइट केस हो जाएगा आपके ऊपर, और जेल भी हो सकती है। सर मतलब नोवेल मैंने पढ़ी, वो उसकी कहानी मेरे माइंड में कुछ और चल रही है, कुछ और कहानी उसके, मतलब अब बार बार एंडिंग कुछ सीन्स हैं जो उससे मिलते चले जा रहे हैं, मतलब वो चाह रहा हूँ उससे कैसे बचे जाए? जो नोवेल की कुछ कहानियां हैं जो मेरे माइंड में आ जा रही है बार बार, उसको उसे कॉन्शियसली अगर आपको वो बार बार सता रहे हैं वही सीन और वही चीज़ें, तो आपको मालूम है कि मेरा नहीं है दूसरे का है, तो उसको चेंज कर दो, है ना। उसको जब मालूम है कि ये दूसरे का है, अनकॉन्शियसली आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जब मालूम है कि मैंने ये कहानी पढ़ी थी, उसके बार बार सीन आ रहे हैं मेरी कहानी में, और मेरी कहानी अलग है और मेरी ओरिजिनल है, तो अगर वो आएगी तो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा कि आपने किसी की चीज़ें चोरी कर ली। तो इट्स वेरी एडवाइजेबल कि उससे दूर रहें आप ओरिजिनल।
हाँ 1:30 बज गए, तो अभी आज के लिए अभी का सेशन यहाँ खत्म करते हैं और लंच के बाद मिलेंगे। मैम तो हाँ जी, बोलिए। चलो एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोग हिंदी देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक सभी मिनट। के लिए पूछ रहे हैं। एक मिनट शांति। हाँ जी। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि जैसे हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं कि जब कहानियाँ लिखते हैं तो उसके कुछ तत्व होते हैं, जैसे उद्देश्य हो गया, कथानक हो गया, कथा वस्तु हो गया, चरित्र, पात्र, संवाद। तो सर एक्चुअली ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब चलचित्र में जब इसको हम ले जाते हैं, जब हम एक मूवी के तौर पे सोचते हैं, तो उसमें कौन सा जो तत्व है, एलिमेंट है, वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पे तो पूरी एक क्लास होगी लंच के बाद, एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन। हाँ, तो उसको 2 मिनट में बताने में कोई मजा नहीं है। अटेंड तो कर रहे हो ना आप पूरी? हाँ, Yes. तो फिर डिटेल में बता देंगे। चलिए चलिए।